बेटा आज हम फिज़िक्स का 14.2 टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैंने सिर्फ एक लेक्चर दिया है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इन दोनों के दरमियान ये जो एक्टिविटी आ रही है ना बच्चे, इसमें से आना कुछ भी नहीं है। अगर मैं करवा भी दूँ तो आप भी देख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं, आप टाइम वेस्ट करेंगे। सो बहरहाल हम काम की चीज़ करते हैं। जी बेटा देखें, यहाँ पर मैं रिफ्रैक्शन समझाने लगा हूँ। तो ये जो ब्लू ब्लू है ना, कंसीडर करें ये वाटर है, ठीक है, या ये ग्लास भी हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन इसके ऊपर ऊपर सारी एयर है, तो मैं एयर को कोई कलर नहीं कर रहा, ऑलराइट। ये एयर है और नीचे क्या है, वाटर है। अब इमेजिन करते हैं कि एक रोशनी यानी लाइट की रे आ रही थी इस तरह से, जो एयर में ट्रैवल कर रही थी, और वो एयर और वाटर के दरमियान यानी बाउंड्री पर टकरा जाती है। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा कि क्या ये एयर ऐसे सीधी को जाएगी, ऑलराइट, क्या ये दूसरा पाथ यानी थोड़ा इधर को मुड़ जाएगी इस तरह से, या ये तीसरा पाथ थोड़ी इधर को ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि तीन ही तो पॉसिबिलिटी है। तो जिन बच्चों को लगता है वो सीधी जाएगी वो तो टोटली गलत है। वो सीधी नहीं जाएगी, इसकी रीज़न मैं देता हूँ। वो बेटा थोड़ा अंदर को यानी नीचे की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगी। जब वो पानी यानी वाटर के अंदर और ग्लास इन दोनों में से किसी में एंटर करता है ना हवा से, तो बेटा वो मुड़ जाती है। अब इस प्रोसेस का नाम होता है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब एयर से वाटर या ग्लास के अंदर लाइट, बेटा ये लाइट का चैप्टर है तो ये लाइट है, ठीक है, जब लाइट एंटर करती है ना, लाइट की वेव, तो ये मुड़ जाती है। इस मुड़ने को यानी बेंड होने को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंड होने को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब बेटा ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे वो मुड़ी है, इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं इस पॉइंट पर एक सीधी लाइन बनाता हूँ कुछ यूँ, ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, अगेन बनाते हैं ये सीधी लाइन। बेटा इस पॉइंट के ऊपर ये सीधी लाइन का नाम मैंने पहले लेक्चर में बताया था, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन। अब इसलिए हमारे पास दो रेज़ बन गई हैं। ये जो रे आकर टकरा रही है बेटा, इसका क्या नाम होगा, इंसिडेंट रे। इसका नाम होगा इंसिडेंट रे, टकराने वाली रे, ऑलराइट। जबकि ये जो नीचे को मुड़ गई है, चूँकि इसने रिफ्रैक्शन की है, तो बेटा इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे। सही हो गया। सो इस रे का नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे। और दरमियान वाली सीधी लाइन का नॉर्मल नाम होता है, जो कि बेसिकली सीधी लाइन होती है। और अगर आप इस सरफेस से देखें तो बेटा ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही होती है। इसी तरह से आपके पास दो एंगल बनेंगे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के दरमियान ये जो एंगल है, जिसको मैं ये कलर कर दिया मैंने, बेटा दिस इज़ द एंगल। यू नो ये सिंबल किसका होता है, एंगल का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका नाम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से ये जो नॉर्मल है और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे, इनके दरमियान यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। चलें इसे भी मैं ये कलर कर देता हूँ। तो बेटा ये भी एंगल है और एंगल का सिंबल ये होता है, और साथ में आर लिख दें जो कि रिफ्रैक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं। बहरहाल ये रिफ्रैक्शन के बारे में सबसे बेसिक डिटेल्स हैं। जी बेटा आप बात सुने, ये ऊपर हमने एयर ली है और नीचे हमने वाटर या ग्लास, दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। एयर जो होती है ना वो रेयर या रेयरर मीडियम होता है। अब रेयरर मीडियम क्या होता है मैं बताता हूँ। और ये जो नीचे वाटर या ग्लास है ना, वाटर या ग्लास, ये दोनों हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। बेटा रेयर का यहाँ पे मतलब है हल्का। तो रेयर मीडियम, चूँकि हवा हल्की है, रेयर मीडियम है, इसकी डेंसिटी कम है। लेकिन जो वाटर ग्लास हैं बेटा, इनका नाम है डेंसर मीडियम, यानी इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ये थोड़े भारी मीडियम है, अगर सिंपल अल्फाज में समझना चाहते हो। अब बात को अगेन समझे, एक और बात है, ये जो हमने रोशनी यानी लाइट की रे ये वाली समझी है, ये एयर से जा रही थी वाटर के अंदर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर लाइट की रे जा रही होती एयर से वाटर के अंदर, एयर से वाटर के अंदर, तो वो किस तरह से मुड़ती है, क्योंकि बेंड तो होना है ना, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ही तो होती है। तो देखें
नॉर्मल इसका जो रास्ता है ना, मैं दोबारा आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। नॉर्मल रास्ता, ये लाइट आ रही है, इसका रास्ता ये सीधा होता, ऐसे सीधा, वो है नहीं ऐसे, बल्कि ये नॉर्मल के करीब, ये जो नया रास्ता है ना ये वाला, ये नॉर्मल के, ये नॉर्मल लाइन है ना, तो नॉर्मल के बेटा करीब पड़ रहा है। लिहाजा जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो उसने बेंड तो करना है, मुड़ना तो है, लेकिन किधर को मुड़ेगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल के करीब या नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाती है। ऑलराइट, अब इसका ऑपोजिट भी कर लेते हैं। अगर लाइट जा रही हुई उल्टा, यानी वाटर ग्लास से एयर के अंदर, यानी अगर मैं इसी डायग्राम को उल्टा बना दूँ तो लाइट ने बेंड तो करना है रिफ्रैक्शन में, तो बेटा ये बेंड किस तरफ करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे। जी बेटा, अब मैंने क्लीन करके आपको समझाना था। अब कंसीडर करें ये लाइट बेसिकली इंसिडेंट है, यानी ये जा रही है। पहले हमने यहाँ से शुरू किया ना, ये नीचे आ रही है। अब उल्टा भी देखते हैं कि एक लाइट की रे है जो ग्लास वाटर से जा रही है और यहाँ पे जाके वो टकराई है, लिहाजा बेटा इसका नाम होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब देखें इसका नॉर्मल रास्ता क्या था? ये लाइट ऐसे जा रही थी और ये सीधी लाइन इसका नॉर्मल बनता है, जो कि ऐसा मुड़ी नहीं है, वो मुड़ी है इस ब्लैक एरो को फॉलो करते हो, ब्लैक लाइन को फॉलो करते हो, जो कि बेटा नॉर्मल से ज़्यादा दूर पड़ता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर लाइट जा रही है इस ग्लास वाटर में से एयर के अंदर, तो बेटा वो जाती जाती सीधा तो जाएगी नहीं, क्योंकि मुड़ना तो है, तो बेटा वो जाती जाती नॉर्मल से ऐसे दूर की तरफ मुड़ जाएगी। जी बेटा, आप देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर, रिफ्रैक्शन होती है व्हेन लाइट चेंजेस डायरेक्शन, जब लाइट मुड़ जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक अलग मीडियम से दूसरे अलग मीडियम में गुजरेगी, पास करेगी। सच एज, जैसा कि फ्रॉम एयर टू वाटर और ग्लास, जैसा कि वो एयर में जा रही थी तो एयर से ग्लास यानी या पानी, वाटर या ग्लास में से किसी में भी वो मुड़ जाए। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब दोबारा इस फिगर को देख लेते हैं। इंसिडेंट रे आ रही है और वो इस तरह नीचे को मुड़ गई। अब बेटा यहाँ पर ना दो अलग अलग मीडियम में ये काम हो रहा है। ऊपर लिखा है रेयर मीडियम, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर है रेयर मीडियम, जिसकी एग्जांपल एक हवा है, एयर है। और बेटा नीचे लिखा हुआ है डेंसर मीडियम, जिसकी एग्जांपल ग्लास या वाटर है, यानी इस लाइन के नीचे है डेंसर मीडियम। सो कहता है दिस हैपन, ये जो रिफ्रैक्शन यानी मुड़ने का प्रोसेस ना, ये क्यों होता है? बिकॉज लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट मटीरियल। हाँ, मैंने बोला था ना आपको बताऊंगा और बताया नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। जी बेटा, अब इसकी रीज़न क्या है कि जब एयर में लाइट ट्रेवल करती है तो बेटा लाइट की स्पीड अलग होगी, और अब उसको ग्लास या वाटर में से गुजरना पड़ रहा है तो ज़ाहिर है उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। स्पीड डिफरेंट होने की वजह से उसका रास्ता जो है ना वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आगे बचे वही बात है कि व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयर मीडियम जैसा कि एयर टू डेंसर मीडियम जैसा कि ग्लास वाटर, तो जब लाइट एयर से ग्लास वाटर में जाती है ना तो बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसा कि लाइट जा रही थी, इसका सीधा रास्ता तो ये होता, लेकिन ये नीचे की तरफ मूव कर गई और बेटा ये नॉर्मल से करीब पड़ता है। और ऐसा कब हो रहा है कि जब लाइट एयर यानी ऊपर रेयर मीडियम है ना, एयर से जा रही है ग्लास वाटर के अंदर, सो ये बेंड करती है नॉर्मल की तरफ, वो अपना सीधा रास्ता छोड़ देती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। अब इसका उल्ट कर लें, ये अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रही थी तो ये सीधा जाने की बजाय नॉर्मल से मज़ीद दूर हो गई। सो कहता है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब ये डेंसर मीडियम से किसी रेयर में जाती है ना तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो बेटा ये नॉर्मल से दूर होती है। और बात सुन लें, ये MCQs आता होता है इन लाइनों का, तो आपने ये देख लेना है। आगे एक लाइन लिखी है, कहता है द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब इसके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब नीचे जो है ना एग्जाम्पल है, कहता है रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन मैंने आपको समझाई कि लाइट जाते जाते मुड़ जाती है, ठीक है। एक्सप्लेन मैनी एवरीडे फिनोमिना, यानी ये रोज़ ब रोज़ होने वाले जो फिनोमिना है ना, जैसा कि सच एज पेंसिल अपीयरिंग बेंट इन वाटर, यानी पानी वाटर के अंदर जो पेंसिल अगर पड़ी हो ना तो वो अपीयर यानी नज़र आती है बेंट, मुड़ी हुई। कैसे? जी बेटा, अगर मैं एम्प्टी यानी खाली ग्लास के अंदर एक पेंसिल रख दूँ
तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं ग्लास में पानी को डालूं और उसके अंदर पेंसिल रख दूं, तो बेटा ऐसा लगता है कि जैसे वो ना टूटी हुई है, मुड़ी हुई है। ऐसा क्यों? वो लाइट की वजह, लाइट आती आती ऐसे मुड़ गई, लाइट आती आती मुड़ गई, रिफ्रैक्शन हो गई, जिसकी वजह से ये फिनोमिना हो रहा है। जी बेटा, उसके बाद है, आपसे पूछा जा सकता है ये जो वाटर या पेंसिल वाली मिसाल है, ये किस लाइट के फिनोमिना से होता है। उसके अलावा वर्किंग लेंसेज इन ग्लासेस कैमरा, यानी जो ग्लासेस हैं, कैमराज हैं, उनके अंदर लेंस भी रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, और जब रेनबो का बनना है वो भी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, अगर आपको एक बात याद हो, मैंने बोला था कि जो रिफ्लेक्शन है ये कौन यूज़ करता है? लेंस। और रिफ्लेक्शन कौन यूज़ करता है? मिरर। तो लास्ट लेक्चर में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें मैंने बात बताई थी कि मिरर करते हैं रिफ्लेक्शन, और आज मैं आपको रिफ्रैक्शन समझा रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि लेंस करते हैं रिफ्रैक्शन। जी बच्चों, अभी हम मूव करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्रैक्शन को समझने के बाद हम उसके दो लॉज समझेंगे। जो पहला लॉ है ना, वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा है, जो रिफ्लेक्शन का लॉ था पहला, सेम वैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में हमने 3 लाइनों को स्टडी किया था। एक का नाम था इंसिडेंट रे, और एक का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड। और तीसरी हमने खुद लाइन बनानी होती है, ये सीधी लाइन जिसका नाम नॉर्मल होता है। ये तीनों एक ही पेज पर ड्रॉ किए गए हैं। और बच्चे, एक ये जो पेपर है ना या पेज है, ये एक प्लेन है बेसिकली। सो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों रेज़ हैं, बल्कि 2 रेज़ हैं और एक सीधी लाइन है, ये तीनों सेम प्लेन पर मौजूद होते हैं। सो देखिए, फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट वेयर लाइट एंटर द मीडियम, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बहरहाल आपने ये 3 बातें याद रख ली हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन पे मौजूद होते हैं। ये जो बात है ना, ये नॉर्मल के बारे में बात है। नॉर्मल कहाँ पर ड्रॉ किया जाता है? एट द पॉइंट वेयर लाइट एंटर्स न्यू मीडियम। यानी नॉर्मल देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर लाइट एंटर कर रही थी अगले न्यू मीडियम के अंदर। सो दिस इज़ फर्स्ट लॉ। अब जो सेकेंड लॉ है ना रिफ्रैक्शन का, बच्चे उसी का नाम है स्नेल्स लॉ, यानी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये बेसिकली क्या है? आपने 2 एंगल भी तो पढ़े हैं ना। यहाँ पर पहला एंगल आपने ये आई पढ़ा था, जिसका नाम था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा एंगल ये आर है, जिसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपने क्या करना है? आपने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन फंक्शन लेना है। एक होता है ना साइन कोस टेन, तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेना है, और आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का भी साइन ले लेना है, और इनके दरमियान रेशो कर लेनी है। रेशो यानी 1/। तो साइन आई ऊपर और साइन आर नीचे। और जब भी मैं ये काम करता हूँ ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेता हूँ, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेता हूँ, और उनकी रेशो लेता हूँ, तो जवाब एक एन कांस्टेंट रहता है। जवाब हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो स्नेल लॉ क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उसका साइन कर लें, डिवाइड करें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, उसका भी साइन कर लें, और जब भी मैं ये काम करता हूँ ना, जिस भी रिफ्रैक्शन में जवाब कांस्टेंट रहता है, और उस कांस्टेंट को आप एन का नाम देते हो। और ये चीज़ आपको किसने बताई? स्नेल ने। सो दिस इज़ द स्नेल्स लॉ। सो वेरी सिंपल, द रेशो ऑफ, आप रेशो लेंगे साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, साइन आर के दरमियान, रिमेन्स कांस्टेंट। बचे ये हमेशा एक कांस्टेंट रहती है फॉर स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। ये बात है कि अगर आपने मीडियम की जमा होती, अगर आपने मीडिया का पेयर खास किया, तो मतलब अगर आप देखो ये ऊपर वाला मीडियम एयर हो और नीचे वाला वाटर हो, तो ये रेशो सेम रहेगी। लेकिन अगर आप एयर और ग्लास लेते हो, तो ये रेशो ग्लास और एयर के दरमियान सेम रहेगी, वाटर और एयर से डिफरेंट होगी। ठीक है, यानी ये रेशो कांस्टेंट रहती है, लेकिन
स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया के लिए। एयर के साथ जो मीडियम आप मैच करोगे वो स्पेसिफिक होगा, तो कोई कहीं से भी वाटर ले आओ, वाटर के लिए और एयर के लिए जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब बच्चे ये जो n आया ना हमारे पास कांस्टेंट, n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये n का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर आपने पढ़ा ना कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग, लाइट ने बेंड करना होता है ना रिफ्रैक्शन में, तो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, मीडियम के। मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है। सो n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू द फर्स्ट, यानी सेकेंड मीडियम यहाँ पर कोई डेंसर मीडियम यानी वाटर ग्लास होगा और फर्स्ट मीडियम एयर है, तो इन दोनों की रिलेटिव वैल्यू होती है सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू द फर्स्ट, दोनों का जो ताल्लुक वाली वैल्यू है रिलेटिव वैल्यू, वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप n कहते हैं। और आगे वही बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट हाउ मच लाइट बेंड व्हेन एंटरिंग अ डिफरेंट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो किस हद तक बेंडिंग करेगी। आगे बच्चे हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का टॉपिक पढ़ते हैं, जो साथ ही है बेसिकली। देखें, लाइट की स्पीड भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर हम वैक्यूम के अंदर देखें, वैक्यूम जिसके अंदर ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कुछ भी नहीं, खाली जगह, तो वहाँ पे लाइट अपनी फुल स्पीड पर ट्रैवल करती है, मैक्सिमम स्पीड पे, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर रास्ते में कोई मीडियम रख दिया जाए, इट मे बी गैस, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी सॉलिड, यानी अगर कोई हम मीडियम रख दें लाइट के रास्ते में, लाइट गुजर रही है उसके रास्ते में मीडियम है, तो लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए कि अब मीडियम में पार्टिकल तो होने हैं, सॉलिड में करीब, ये सॉलिड लिखना था मुझे, सॉलिड में करीब करीब, लिक्विड में थोड़े दूर और गैसेस में बहुत दूर। तो जब ये लाइट बहुत दूर, ऑलराइट, जब ये लाइट गुजरेगी मीडियम में से, सो वो इन पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी, एज अ रिज़ल्ट उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। कहता है स्पीड ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पर भी डिपेंड करती है। इन वैक्यूम यानी खाली जगह पर लाइट मूव एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम जब वैक्यूम होता है। हाउ एवर, लेकिन व्हेन लाइट पासिस थ्रू मटीरियल लाइक एयर, वाटर, ग्लास, लेकिन जब इन मटीरियल में से लाइट को गुजरना होता है ना, सो इट स्लोज डाउन, लाइट स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है ड्यू टू इंटरेक्शन विद द मीडियम पार्टिकल, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल से इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ तक करने के बाद अगले टॉपिक पे शिफ्ट हो जाना है। अब बच्चे देखें, लाइट की जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में, इन वैक्यूम, जाहिर है वो सबसे ज़्यादा होती है ना, तो वैक्यूम में स्पीड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है और आप उसको c से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, वैक्यूम के साथ ही हम कैटेगरी एयर की भी डाल देते हैं, यानी वैक्यूम या एयर, क्योंकि एयर में गैस होती है और गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो लाइट की स्पीड तकरीबन सेम रहती है, यानी थोड़ी बहुत तो चेंज होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से हम वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड को सेम काउंट करते हैं, दिस इज़ द c। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए, जैसा कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया और एनीथिंग एल्स, सो स्पीड ऑफ लाइट तो कम होनी है। तो अब आप स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, यानी इन दोनों के अलावा अगर कोई और मीडियम में लाइट की स्पीड को देखा जाए तो वो कम होगी और उसका नाम होगा v, ऑलराइट। तो अगर आप इन दोनों c और v के दरमियान रेशो निकाल लें, c रेशो v, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, रेशो v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो बच्चे ये इक्वल आता है अगेन n के कांस्टेंट, और इसी n को तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था। यस, एन अदर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो डेफिनेशन है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की क्या डेफिनेशन है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू n कांस्टेंट कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली अगर मैं c और v के दरमियान रेशो लेता हूं तो अगेन वही कांस्टेंट n आता है, जिसका नाम हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा से आ गया, आपकी मर्जी होगी, आप दोनों में से जोन सी मर्जी डेफिनेशन लिख दें।
सो कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो, ये भी एक रेशो है, ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सी के दरमियान, जो कि स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम के अंदर होती है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कोई और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जिसको आप v कहेंगे, इन दोनों के दरमियान, और ये n के इक्वल आती है। सो n इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है। सो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में, और v क्या है, किसी और मीडियम में। नीचे वाला जो लिखा है ये भी एक बार रीडिंग कर लें, इसमें कुछ भी नहीं आता, और यूँ हमारा यहाँ तक रिफ्रैक्शन ख़त्म होता है।